उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को सभी प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के अंदर उनके गृह राज्य भेजने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण और आगे की रणनीति तय करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। प्रदेश में आज 37 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज से 27 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद दी गई छुट्टी। और देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के तहत आज हिडन ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ की दी गई प्रस्तुति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने मजदूरों के पुनर्वास के लिए उनके कौशल का विवरण तैयार करने के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम.आर. शाह की पीठ ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए राज्यों की मांग के अनुरूप 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त रेलगाड़ियां उपलब्ध कराई जाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के मामले में मजदूरों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने पर विचार करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मजदूरों की पहचान और पंजीकरण किया जाए जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। परिवहन की व्यवस्था सहित ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारियों को आज से 15 दिन का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संक्रमित व्यक्ति से अस्पताल आने वाले अन्य मरीजों में संक्रमण न फैले, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में कोरोना नियंत्रण के उपायों, व्यवस्थाओं और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ के लोग संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें। इस दौरान श्री बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स रायपुर के निदेशक और सिम्स बिलासपुर के अधिकारियों से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। श्री बघेल ने आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के नियंत्रण के प्रभावी उपायों और इसका सामुदायिक प्रसार रोकने के संबंध में एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर से सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच करने और उपचार के बारे में आगामी कार्य योजना और रणनीति पर भी चर्चा की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के जिलों में 141 कोविड केयर सेंटरों और कोविड के मरीजों के लिए 21,000 से अधिक बिस्तर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर में पूर्व से उपलब्ध 4,026 बिस्तरों को भी आवश्यकता पड़ने पर कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया जाएगा। प्रदेश में आज 37 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें सरगुजा से 10, मुंगेली से 9, रायगढ़ से 6, जांजगीर चांपा से 5, बिलासपुर से 4, सूरजपुर से 2 और जशपुर से 1 मरीज मिला है। वहीं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज से 27 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। इन मरीजों का अस्पताल प्रबंधन ने ताली बजाकर स्वागत किया। वहीं मरीजों ने भी अस्पताल प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में 54 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। इनमें से अब तक 35 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से जो संक्रमित व्यक्ति कोविड-19 हॉस्पिटल राजनांदगांव में एडमिट हुए थे, उसमें से परसों और कल मिलाकर 35 लोग को डिस्चार्ज किया गया है। बाकी अभी 20 लोग वहाँ पर चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। उनकी स्थिति भी ठीक बनी हुई है और जैसे इनका रिजल्ट आएगा, अगर नेगेटिव आते हैं उनको भी डिस्चार्ज किया जाएगा। वहीं जिले में बीते सोमवार को 5 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। नए मिले मरीजों में आईटीबीपी का एक जवान भी शामिल है। और इन दिनों पूरी दुनिया में पर्यटन संबंधी सारी गतिविधियां बंद हैं। भारत में भी लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बीते 14 अप्रैल को देखो अपना देश वेबिनार सीरीज की शुरुआत की है।
इसकी मदद से आप देश के प्रमुख स्थलों की सैर कर सकते हैं। इस कड़ी में आज प्रदेश में हिडन ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति दी गई। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के सचिव अनबलगन पी ने नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी दी। वहीं छत्तीसगढ़ के ट्रैवलर जसप्रीत भाटिया ने भी इस वेबिनार को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के अनछुए और अनजाने पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की प्रबंध संचालक इफ्फत आरा ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि 3 विशेषज्ञों के द्वारा छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी गई है। प्रबंध संचालक ने यह भी बताया कि प्रदेश में कल से रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इन सभी को लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। पोस्ट कोविड अभी जब सारे जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को ओपन अप किया जाएगा धीरे धीरे, अभी फर्स्ट फेज में छत्तीसगढ़ में रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति दी गई है, उसमें भी टेक अवेज का प्रावधान किया गया है। और कुछ समय बाद जब भी ये होटल और रिसोर्ट्स को खोला जाएगा उसके लिए गाइडलाइन भारत सरकार ने भी तैयार किया है, जारी किया है, और छत्तीसगढ़ शासन भी उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के अभी जारी किया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि जो भी गाइडलाइंस हैं उसका होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स द्वारा पालन किया जाएगा। साथ ही जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको भी ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन सही तरीके से किया जाए ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि इस वेबिनार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना होता है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विश्व में स्टील बाजार के व्यापार में भी बदलाव आया है। कोरोना संकट से पहले चीन, जहां विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश था, साथ ही अपने उत्पादों को भारत में सस्ते दामों में बेचने के साथ उसे भारत में वो खपा भी रहा था। वहीं चीन अब भारत से स्टील के उत्पाद आयात करने पर मजबूर है। भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा भी अप्रैल से लेकर अब तक 40,000 टन कास्ट बिलेट का चीन को आपूर्ति की जा चुकी है। इस संबंध में बीएसपी के जनसंपर्क उप महाप्रबंधक सुबीर दरीपा ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि बीएसपी में बनने वाले कास्ट बिलेट की न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अच्छी मांग है। तो कंपनी ने अपना स्ट्रेटेजी ऐसा बनाया कि रेल के उत्पादन के अलावा, जो कि हमारे भारतीय रेलवे को हम कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा ऐसी जगह खोजा जाए जहां हमारी स्टील की खपत हो सके। तो उसमें से एक रणनीति के हिसाब से ये भी एक्सप्लोर किया गया कि एक्सपोर्ट मार्केट को भी एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए। तो इसमें चीन से हमारी जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जिसको हम सेमी कहते हैं, जो उसकी जो खास करके हमारी जो बिलेट है और कुछ अन्य सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसकी मांग आने लगी। तो हम पिछले 1-1.5 महीने के अंदर हमने चीन को अच्छी मात्रा में लगभग 50,000 के आसपास, 50,000 टन के आसपास हमने उनको बिलेट सप्लाई किया है। और ये हमने चीन को डायरेक्ट करीब 40,000 टन सप्लाई किया है और कुछ अन्य एशियाई देशों को भी हमने बिलेट सप्लाई किया है। और ये बिलेट हमारी नई इकाई स्टील मेल्टिंग शॉप 3 से उत्पादन होती है और इसकी अच्छी खासी मांग है। इसके पहले हम नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों में इसको निर्यात कर चुके हैं। चीन से व्यापार का जिक्र करते हुए श्री दरीपा ने बताया कि वैश्विक महामारी के इस दौर में चीन के ज्यादातर स्टील प्लांट या तो बंद हैं या आधी से भी कम उत्पादन क्षमता में चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण चीन में मांग के मुकाबले आपूर्ति की समस्या खड़ी हो गई है। इसीलिए चीन अब भारत से सेमी और फिनिश्ड उत्पाद का आयात कर रहा है। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इस बीच दुर्ग में छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने पहुंचकर रक्तदान किया। इस शिविर में रक्तदान के लिए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई।
आयोजनकर्ताओं ने बताया कि कोरोना संक्रमण के समय रक्त की आवश्यकताओं के मद्देनजर इस शिविर का आयोजन किया गया है, जो पूरे सप्ताह भर चलेगा। इसे प्रदेश के 12 शहरों में लगाया गया है। पूरा 12 शहरों में 18 जगह ब्लड बैंकों में हम ये शिविर का आयोजन किया हुआ है। 14 जून को पूरी दुनिया में ब्लड डोनर दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में। और ह्यूमन राइट्स के पिछले 2 साल में लगातार 9 जून को यह डोनर कैंप लगाया जा रहा है। इस साल भी हमने 9 जून को चालू किया है और इसको लगातार 1 सप्ताह चलाने का निर्णय लिया है, जिससे ब्लड काफी मात्रा में आ जाए हर ब्लड बैंक में, जिसमें जरूरतमंद मरीजों के काम आ सके। गौरतलब है कि 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। कोरबा जिले के नवापारा गांव में एक समय ग्रामीण अपनी बंजर जमीन में खेती की समस्या को लेकर परेशान रहा करते थे, लेकिन आज नवापारा के साथ ही आसपास के 30 गांव के किसान नाबार्ड की मदद से इस बंजर जमीन में काजू और आम की बागवानी कर लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इसके अलावा काजू की प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर पहले से कहीं अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस संबंध में किसान चंद्रभूषण राठिया ने बताया कि नाबार्ड की बाड़ी योजना ने किसानों की तकदीर बदल दी है। अपने गांव का जो किसान है सर, वो जमीन बंजर था, वो घास भी नहीं उगता था उस जमीन में, और जहां आएगा वहां घास है, कहीं पथरीला जमीन है, कहाँ घास वाला रेतीला जमीन है, उगा नहीं पा रहे थे किसान गांव में, धान भी सही ढंग से नहीं हो रहे थे। तो अभी हमने नाबार्ड के माध्यम से खेती लगाए, आम, नींबू, काजू, और काजू को देखे हम बाहर बेच रहे थे पहले, तो उसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो हम विचार किए, अगला का फैक्ट्री देखे, मशीन देखे, और हमारे नाबार्ड का कर्मचारी को भी दिखाया, तो वो लोग हमको गाइडेंस किए और हम देखे। वर्तमान में हमको अच्छा लगा और खरीद कर आज हमको इसमें डबल कमाई हो रहा है सर। 5 से 1 किसान है सर, 1-1 हज़ार हम लोग शेयर किए और उनको प्रॉफिट आम और काजू नींबू उसकी बोनस भी देते हैं। प्लस अभी किसान अच्छा कमा रहा है, और हर किसान जो जिसके पास साइकिल भी नहीं था, सोचा भी नहीं था जीवन में कि मेरे को गाड़ी मिल जाएगा कर, आज हर किसान काजू और नींबू आम की पैसा से गाड़ी भी खरीद ली है सर। इस बारे में किसान दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि पहले वे काजू के फल को कम कीमत पर बेच दिया करते थे, लेकिन काजू की प्रसंस्करण इकाई लगने के बाद अब उनका मुनाफा 2 गुना हो गया है। नाबार्ड के सहयोग से इस काम में जो बाहर जाते थे सामान, जो काजू जो उत्पादन होता था, उस काजू को हम अपने यहाँ ही ज़्यादा लाभ लेने के लिए ये जो मशीन है, इस मशीन के लिए प्रेरित किए, और किसानों के द्वारा जमा शेयर राशि से ही 2,12,000 में काजू का जो मशीन है वो लगाया गया है। कि अब कितना लाभ मिलता है? अभी पहले हम जो 80 रुपये 100 रुपये में जो बाहर बेच देते थे, लेकिन अब क्या है, हम काजू को छिलकर निकाल कर उसको काजू को बेच रहे हैं, तो वो डबल हमको फायदा हो रहा है। इन किसानों ने बताया कि नाबार्ड की मदद से 40 गांव के किसानों ने कृषक उत्पादक संघ का गठन किया, जिसके बाद किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।